हाय। राधे राधे। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। राधे राधे। वाह, क्या बात है अनुभव, गजब। हाय हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वाह, गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं न्यू हूँ, यहाँ से कर सकता हूँ जी। रोबोट मस्त था। सर रैंक 51 इन सफलता बह जाओ। वाह समर्थ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी का बैकलॉग छूटा हुआ हो तो टेंशन मत लेना, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यस। तो आज हम चालू करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, बड़ा चैप्टर है। बड़ा चैप्टर है दोस्त, बहुत ही बढ़िया जी। शानदार चैप्टर है। ठीक है, और इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके सारे चैप्टर्स आ जाएं। एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, एनवायरमेंटल, ये सब बाद में करेंगे, छोटे छोटे से चैप्टर है। हम्म। डी ब्लॉक में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। आप शीट करोगे तो सॉल्व नहीं होगी, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों से। शीट अगर आप सॉल्व करेंगे तो नहीं होगी, इसलिए शीट की टेंशन नहीं लेनी थी, मना किया था ना आपको। है ना, जितना डी ब्लॉक कॉपी में सिर्फ वही करना है, सवाल नहीं करना है अभी। मैं बताऊंगा ना सवाल कब करना है, ठीक है। हाइड्रोजन इसके बाद होगा, एनवायरमेंटल भी इसके बाद होगा। ठीक है। हाइड्रोजन भी इसके बाद होगा, एनवायरमेंटल भी इसके बाद होगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को भी, चुपचाप पढ़ेंगे। सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? तो आंसर देखो, व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस? सॉल्ट एनालिसिस क्या होता है, ध्यान देना। एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम गिवन मिक्सचर। क्या बोला, जल्दी बताओ इसने। एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन फ्रॉम गिवन मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। अब सवाल ये उठता है कि एनालिसिस ऑफ कैटायन एंड एनायन है फ्रॉम गिवन मिक्सचर है, इस कॉल्ड एनालिसिस, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि यार जो कैटायन है और एनायन है उसका जो एनालिसिस कर रहे हैं किससे, गिवन मिक्सचर से। तो ये गिवन मिक्सचर क्या होता है? एक सवाल ये भी तो बनता है कि गिवन मिक्सचर क्या होता है। तो गिवन मिक्सचर का किसे कहते हैं बताओ? मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट्स। क्या बोला, जल्दी बताओ। मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट्स आर कॉल्ड गिवन मिक्सचर। यानी कि जो मिक्सचर आपको दिया गया है उसका, बोलो, जो मिक्सचर आपको दिया गया है उसका एनालिसिस करना है आपको, उसे हम सॉल्ट एनालिसिस कहेंगे। तो दोबारा बताओ क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ कैटायन है, एनायन है फ्रॉम गिवन मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। गिवन मिक्सचर क्या हो गया? मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सॉल्ट्स और कॉल्ड गिवन मिक्सचर। जैसे अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं, हम जब प्रैक्टिकल करने जाएंगे ना लैब में। क्या बोला, जल्दी बताओ। जब हम प्रैक्टिकल करने जाएंगे लैब में, तो जैसे ही लैब में एंट्री करोगे ना, एक आदमी नजर आएगा, वो आपके हाथ में एक पुड़िया दे देगा, आपके द्वारा उस पुड़िया को खोला जाएगा, उस पुड़िया में व्हाइट पाउडर नजर आएगा। व्हाइट पाउडर नजर आते आपके मन में ख्याल आएगा कि क्या सॉल्ट एनालिसिस करने से पहले ग्लूकोज पिलाया जाएगा? तो आपका पहला आंसर है नहीं, ये ग्लूकोज नहीं है। तो ये क्या है? ये है दो या दो से ज्यादा मिलकर बने सॉल्ट्स का
मिक्सचर, इसे कहेंगे गिवन मिक्सचर। तो हमारा डाउट, सर हम इसको क्या करें? हमने कहा इसका एनालिसिस करो। तो सर हम इसका एनालिसिस कैसे करें? तो हमने कहा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एनालिसिस करो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं? हमने कहा इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं कैटायन और एनायन, क्योंकि एक सॉल्ट जो होता है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है। हमको भाई समझ में आ गया कैटायन और एनायन का टेस्ट करें। भाई साहब, क्या बोला मैंने? भाई साहब, क्या बोला मैंने? भाई साहब, अब मैं रेडी एकदम एकदम कॉलर शॉलर ऊपर करके बोला निपटा देंगे आज तो साला। गया लैब के अंदर, मैंने कहा एग्जामिनर से दिल तेरी मर्जी हो, जो आज तो निपटा देंगे। हम तो समंदर हैं, एग्जामिनर से बोल रहे हैं अपन, हम तो समंदर है, हमें शांत रहने दो, मचल उठते तो शहर ले डूबेंगे। एग्जामिनर ने कहा अच्छा, आइडेंटिफाई दीज बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल्स फ्रॉम द गिवन मिक्सचर। सर आप तो बताए थे कॉन्स्टिट्यूएंट्स का एनालिसिस, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो कैटायन और एनायन होते हैं, तो ये बेसिक और एसिडिक रेडिकल क्यों लिख दिया? फ्री रेडिकल तो सुने थे ऑर्गेनिक में, और फ्री रेडिकल के बाद ये बेसिक और एसिडिक रेडिकल पूछ रहा है सर। ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं, और क्यों सॉल्ट एनालिसिस के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हैं? हम बोले "ए भैया, का हो रहा है बे?" बोले का हो रहा है नहीं, का पढ़ा रहे हो? हमने कहा अभी रुको भाई, रुको जरा, सब्र करो। हमने कहा एक बात बताओ, सॉल्टवा कैसे बनता है? हमने कहा सॉल्टवा ऐसे बनेगा, NaOH और HCl मिलेंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे और NaCl बना देंगे, और ये जो Na प्लस है ये जाएगा यहां, ये जो Cl माइनस है ये जाएगा यहां, तो ये बना सॉल्ट। हम्म, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन वा, ध्यान से देखो, कैटायन कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। दोबारा बोलो, ड्यूरिंग सॉल्ट फॉर्मेशन कैटायन कम्स फ्रॉम बेस एंड एनायन कम्स फ्रॉम एसिड। इसका मतलब कैटायन बेसिक रेडिकल हुआ, सो कैटायन ऑल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल एंड एनायन ऑल्सो कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। यानी अगर सवाल कभी पूछा जाए कि भाई कैटायन कौन सा रेडिकल होता है, तो आप बोलोगे अरे कैटायन तो सर बेसिक रेडिकल है। हम बोले एनायन कौन सा रेडिकल होता है, तो आप बोलो अरे सर एनायन तो एसिडिक रेडिकल होता है। पक्का? हम्म, अरे समझ में आया लल्ला? अरे मचाएंगे हल्ला। बोलो, लिख लो बेटा, लिख लो।
हो गया पक्का। अब इधर देखो, तो हमें ये समझ में आ गया यार, केटायन एनायन कम्स फ्रॉम, ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, एनसीईआरटी में लैब मैनुअल होती है ना, लैब मैनुअल में दिया हुआ है ये। क्या बोला जल्दी बताओ, लैब मैनुअल में दिया हुआ है। ठीक है आदित्य, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया भाई कि सॉल्ट एनालिसिस में कैटायन और एनायन का टेस्ट करना है। अब अगला सवाल क्या मन में आया बताओ, किसका पहले करूं, पहले कैटायन का करूं या पहले एनायन का करूं? क्या डाउट आएगा बताओ, किसका पहले करूं, पहले कैटायन का या एनायन का? तो ये भी प्रॉब्लम होगी। एक बालक मेरे पड़ोस में आके बोलता सर पहले एक काम करो भैया, अरे भैया तुम एक काम करो कैटायन पहले करो क्योंकि कैटायन पहले आता है। हमने सोचा हाँ यार बात तो सही है, बात तो सही है। बगल में आगे बोलते हैं का सही है, का सही देंगे तो कनपटिया में। एनायन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ए पहले आता है, सी बाद में आता है। हमारा दूसरा दिमाग बोला बात तो सही है, बात तो सही है, कंफ्यूज आ गए। तो जब भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति सताए, आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो लैब में एक ही व्यक्ति है, उसे बुलाया जाए, उसे लैब बॉय कहा जाए। लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां नहीं, लैब बॉय, लैब के अंदर जो पाया जाता है लैब बॉय, उसे बुलाओ। अब उसे बुलाने का एक तरीका है, एक विशेष प्रकार का नोट उसको नजर आएगा, उस कागज में जब उसे गांधी जी नजर आएंगे तो आपके प्रति उसका सम्मान बढ़ जाएगा। समझिए बात को। तो ऐसे नहीं आएगा, कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को व्यक्तिगत ना लें, यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तथ्यों को मनोरंजनात्मक रूप प्रदान करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया। जय हिंद। समझ गए। तो उसको बुलाया मैंने, मैंने पूछा भाई यही बात किसका पहले करूं, भाई एनायन पहले करें कैटायन पहले करें? तो बुलाया बुड़बक, पहले करो एनायन। क्या बोला वो, एनालिसिस of anion performed first followed by cation। दोबारा बोलो क्या बोला, एनालिसिस ऑफ anion performed first followed by cation। बिकॉज अब उसने रीजन बताया, बिकॉज इफ एनी इंटरफियरिंग रेडिकल्स, अभी इंटरफियरिंग रेडिकल्स क्या होते हैं वो समझना। These are interfering radicals। तो ये interfering radicals, if any interfering radicals present in a mixture, then they interfere test of third group cation एंड डाउनवर्ड्स। इसका मतलब समझना, मतलब क्या होता है कि जो कैटायंस होते हैं ना, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये है ना, आराम से सुनना रिलैक्स। जो कैटायन होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 1 से लेके 6 ग्रुप में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6। और इन कैटायंस के हर एक के ग्रुप रिएजेंट भी फिक्स है। इन जो कैटायंस है उनके ग्रुप रिएजेंट भी
फिक्स हैं, ठीक है ना। और वो कैटायन उसी ग्रुप रिएजेंट के साथ आता है टेस्ट। तो क्या होता है कि अगर आपने पहले टेस्ट नहीं किया किसका, एनायन का, तो ये जो एनायन अगर हुए तो ये कैटायन के टेस्ट को इंटरफेयर कर देंगे, तो आप जब कैटायन का टेस्ट लगाओगे तो गलत आएगा। आया ना, नोट करो इसको। हो गया। तो इसलिए हम एनायन का पहले करते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें मजेदार बात क्या है कि एनालिसिस ऑफ एनायन, एनालिसिस ऑफ एनायन इज नॉट एनालिसिस ऑफ कैनायन इज नॉट सिस्टमेटिक एज दैट ऑफ कैटायन। इंटरफेयरिंग बताया ना, इंटरफेयरिंग रेडिकल्स मतलब जो थर्ड ग्रुप कैटायन है उससे नीचे वाले टेस्ट को इंटरफेयर करते, मतलब टेस्ट खराब कर देते, टेस्ट नहीं आने देते, कीड़े करते हैं। जो इंटरफेयरिंग मतलब क्या होता है रघुवरन, कीड़े करने वाले, समझ रहे हो? कीड़े करने वाले जी, ठीक है, क्लियर। आपको समझ में आया कि मान लीजिए ऐसे समझो आप कि हम टेस्ट कर रहे थे, तो एक सिस्टम होता है कि अगर थर्ड ग्रुप कैटायन होगा तो थर्ड ग्रुप कैटायन थर्ड ग्रुप रिएजेंट के साथ ही टेस्ट देगा। ऐसा समझो आपकी थड़ी पे खड़े हो आप, ठीक है, आपके दो दोस्त थड़ी पे वेट कर रहे हैं किसी का कि वो आएगा तो उसके साथ जाएंगे। अब तीन उधर खड़े हुए, फिल्मों में दिखाते हैं ना जो मस्ती करने वाले, वो क्या करते हैं, बोलते ले यार मजे लेते हैं इसके। तो वो क्या करते हैं, अरे क्या हुआ, बोला कुछ नहीं वो वेट कर। अबे तू यहाँ वेट कर रहा है, वो तो उधर है, वो गया, वो तो पहले आके निकल गया, तूने पता ही नहीं था, क्या बात कर रहा, हाँ उधर उधर, अबे हाँ अले यार मैं छोड़ देता हूँ, अले चल 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 चल। उसको लेके बेचारे को, अब वो जो रिएजेंट आया वो ढूंढ रहा है, वो मिल ही नहीं रहा, तो फोन करके क्या कहेगा वो कि साहब यहाँ पे तो नहीं है वो। तो इन्फॉर्मेशन गलत चलेगी ना। नहीं आया समझ में। ओए सादाब मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है सादाब। सादाब पूछ रहा है कि सर सिलेबस खत्म होने के बाद क्या करेंगे, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, ओ तुसी हवन करेंगे हवन करेंगे हवन करेंगे, समझा जी। इंटरफियरिंग रेडिकल है तो पहले उन्हें हटाना होगा, इसीलिए पहले एनायन का टेस्ट करते हैं जी, बिल्कुल इशू, ठीक है। आगे बढ़े। मिक्सर को आधा करके दोनों को साथ क्यों नहीं करते, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आधे कैटायन उधर है आधे एनायन इधर है, ठीक है ना। वो तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा कि एनायन का टेस्ट करो तो एनायन का करेंगे, अगर देता कैटायन का करे तो कैटायन का करते हैं। लेकिन अगर कैटायन एनायन दोनों हुए तो पहले एनायन करेंगे, ये क्वेश्चन है जी। शादाब बिल्कुल आपने सही लिखा, बिल्कुल यही करेंगे। ये सब मैं बता चुका हूं इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सिर्फ टॉपिक पर फोकस करो, आज जो पढ़ा रहे हैं उस पर। यहां तक क्लियर हो गया सबको कि भाई सिस्टमेटिक एनायन का जो है वो, एनायन का क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक हाउएवर दे आर वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी। क्या बोले जल्दी बताओ, हाउएवर दे आर वोलेटाइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेंडेंसी, they are classified
into two parts. They are classified into two parts या two class. They are classified into two class. ठीक है, आया ना? थर्ड ग्रुप पीरियोडिक टेबल वाला नहीं है रेहान, मैंने कहा था कैटायन को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वो वाले ग्रुप है, तो जब हम कैटायन पढ़ेंगे तो आ जाएगा. कैटायन को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ये वाले ग्रुप है, मैं गूगल पे दिखा देता हूं आपको, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. कहाँ गया पे गूगल? क्लासिफिकेशन ऑफ कैटायंस. ये लिखा हुआ द डिफरेंट कैटायंस आर क्लासिफाइड अंडर द 6 ग्रुप, लिखा हुआ. अब वो कौन से ग्रुप हैं वो देख लो, ये रहे वो कैटायंस के ग्रुप. ये देखो, ये रहे. कहाँ गया भाई 6 ग्रुप? टेबल ही नहीं है ले तुम्हारे चक्कर में. ये 6 ग्रुप ये होते हैं, दिख रहे होंगे शायद, इस टेबल को देख लो, दिख रहे हैं? ऐसे 6 ग्रुप के टेबल है, पीरियोडिक टेबल नहीं है वो. अभी भी नहीं आया समझ में? अरे भाई वो पीरियोडिक टेबल नहीं है. क्लियर? अरे बोल दो भाई. अरे वो पीरियोडिक टेबल नहीं है लल्ला, दिखा? क्लियर? याद दिख नहीं रहे, हो गया. 1 से 6 ग्रुप अलग से बटे हैं, उनके ग्रुप रिएजेंट अलग है, उसमें से थर्ड को वो प्रॉब्लमेटिक कर देगा. ठीक है, आ गया होगा समझ में? तो 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, हाँ लैब मैनुअल में दिया हुआ है. ठीक है ना? अब 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी. पहला क्लास ए और क्लास बी, 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, क्लास ए और क्लास बी. क्लास ए, क्लास ए में किसे रखा है बताओ? क्लियर? क्लास ए वो है जो वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड. ये हमेशा इस एनायन को रखा गया है जिसमें वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे वो एसिड के साथ. इसमें किनको रखा गया बताओ? इसमें इनको रखा गया जो वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे विद एसिड, और इसमें भी 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है. सब ग्रुप 1, सब ग्रुप 2. सब ग्रुप 1 वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे विद डाइल्यूट एसिड्स. ये वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे विद कंसंट्रेटेड एसिड.
क्लियर? तो क्लास ए वाले जो होंगे उसमें भी दो सब ग्रुप होगी, एक सब ग्रुप जो डाइल्यूट एसिड से और सब ग्रुप टू जो होंगे वो वोलेटाइल कंसंट्रेटेड एसिड से। वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ने वाले प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट नील, उड़ने वाले जो उड़ेंगे, रिएक्शन करते ही गैस बन के उड़ेंगे, जैसे आप उड़ते हुए देखोगे या सूंघ सकते हो, गैसियस फॉर्म में होंगे नील। क्लियर बेटा? क्लास बी, they do not form volatile product with acid। दोबारा बोलो, do not form volatile product with acid, they identify with their reactions in aqueous solution। इनको भी दो सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सब ग्रुप वन और सब ग्रुप टू। हाँ, एनायन का क्लासिफिकेशन चल रहा है जी, जी आदित्य, है ना। सब ग्रुप वन जो होते हैं वो आइडेंटिफाई विद देयर aqueous, sorry, their PPT reactions, identify with their PPT reactions in aqueous solution। identify with their redox reactions in aqueous solution। क्लियर दोस्तों? ये एनायन का क्लासिफिकेशन है। एनायन के क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं था, एनायन को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। जल्दी बताओ, एनायन जो है उसको कितनी क्लास में डिवाइड किया गया? दो क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लास ए, क्लास बी, हाँ या ना? क्लास ए का मतलब क्या हो गया? ऐसे जो कि, जल्दी बोलो, क्लास ए में किनको रखा गया बताओ? जो क्लास ए में किनको रखा गया बताओ? वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे विद एसिड। पहले लिख लो, चलो। पीपीटी रिएक्शन का मतलब अंशु होता है जो प्रेसिपिटेटेड बनाएंगे, प्रेसिपिटेट्स बना करके आइडेंटिफाई होंगे। हम आगे आगे रिएक्शनें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आइडेंटिफाई जो होंगे वो पीपीटी रिएक्शन मतलब प्रेसिपिटेट बना के आइडेंटिफाई होंगे। नोट करो इसको। बैक स्लाइड जल्दी लिखो यार, ऐसे टाइम मत पास करो, तुम जल्दी लिखो।
हो गया? चलिए आगे बढ़े। अक्षत, आप जैसे इंटेलिजेंट लोग नहीं होते ना बेटा, सॉरी टू से, बट आप जैसे इतने समझदार इंटेलिजेंट है ना, सब दुनिया में नहीं है ना। बहुत से ऐसे हैं जो नहीं लिख पाते, वो मेरे को मैसेज में लिखते रहते हैं कि सर प्लीज़ चेंज करो स्लाइड, सर प्लीज़ लिखना है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम रे। तो मुझे उनकी भी बात सुननी पड़ती है। सॉरी टू से बट योर प्रीशियस टाइम जो है आपका मैं नुकसान कर रहा हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली अपोलोजाइज अक्षय, बट आई कांट हेल्प यू, यू आर सो इंटेलिजेंट, आई एम नॉट। क्लास बी एक्सप्लेन कर दीजिए। सब एक्सप्लेन करेंगे, तो बस डेफिनेशन लिख रहे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन है से आइडेंटिफाई होंगे, और ये आपके जो होंगे प्रेसिपिटेट बना के आइडेंटिफाई होंगे, सब हम पढ़ेंगे अभी, है ना। सारे एक्सप्लेनेशन आएंगे अभी, चिंता मत करो। अगला, अब एनायन की बात हो चुकी थी, और एनायन की बात होने पर यहां पर आपका आ चुका था क्लास ए, यहां आ चुका था क्लास बी, और अगर क्लास ए आ चुका था, अरे, तो उस क्लास ए में ये क्लास ए है, इसमें आया था सब ग्रुप वन, इसमें सब ग्रुप टू। अब आप देखो सब ग्रुप वन जो था, उसमें कौन कौन से एनायंस थे। कार्बोनेट होगा एक, बाई कार्बोनेट होगा एक, सल्फाइड होगा एक, बाई सल्फाइड होगा एक, ठीक है, एसीटेट होगा एक, उससे पहले सल्फाइड होगा एक, थायोसल्फेट होगा एक, एसीटेट होगा एक, और नाइट्राइट होगा। इनके नाम भी याद करने, कहीं ऐसा ना भूल जाओ। इसका नाम होता है नाइट्राइट, इसका नाम होता है एसीटेट, इसका नाम होता है थायोसल्फेट, इसका नाम होता है सल्फाइड। ठीक है, अब इधर आओ। ठीक है, इसमें अगर हम एसिड डाल दें, तो ये जो देगा वो CO2 गैस देगा, SO2 डाल दे तो CO2 गैस देगा। ये आपका, सॉरी एसिड डाल दे तो, है ना, ये आपके सब जगह H+ ही है। अगर मैं कहीं भूल जाऊं या नहीं लिखूं तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम सब में एसिड डाल रहे हैं। S+SO2 देगा, ये आपका एसिटिक एसिड देगा, और ये आपका जो है नाइट्राइट यानी NO2 गैस देगा। ये सारे एसिड, ये सारे एनायन याद करने हैं अभी के अभी, और इनमें जब एसिड डालते हैं कौन सी गैस निकलती है याद करना है, ये भी अभी के अभी। अब इधर देखो Cl- है, Br- है, I- है, F- है, ऑक्सलेट है, नाइट्रेट, इसका जो नाम होता है नाइट्रेट होता है। इनमें एसिड डालो,
क्लास बी की बात करो। क्लास बी की बात करें अगर अपन, तो क्लास बी के अंदर रखे गए हैं इधर रखे गए हैं ये। फटाफट नोट करो इसको, फिर जादू दिखाते हैं। ठीक है। हाँ सर, एफ ब्लॉक इसके बाद चालू होगा, है ना बेटा? बिल्कुल शिवांश। हो गया? अभी कोई डाउट मत पूछना कि ये एच सी एल क्यों दे रहा है, ये बी आर टू क्यों दे रहा है, ये एच एफ क्यों दे रहा है। ये सब हम पढ़ेंगे, यही पढ़ने के लिए तो सॉल्ट बना है। अगर हम ये यहाँ पर अगर समझ में आ जाएगा तो सॉल्ट ही खत्म हो जाएगा ना। अभी आप सिर्फ लिखो और सिर्फ याद करो इसको दिमाग लगा के, ठीक है? क्रोमेट दोनों जगह है ना? क्यों है हम आगे पढ़ेंगे।
वो यहां भी है और यहां भी है। क्लियर? क्रोमेट दोनों जगह है। क्या बोला जल्दी बताओ? क्लास बी में एसिड क्यों नहीं डाला बताओ? क्योंकि हमने लिखा था क्लास बी में डू नॉट फॉर्म वोलेटाइल प्रोडक्ट विद एसिड, और इसलिए इनको आइडेंटिफाई किया था ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन से और वो रेडॉक्स रिएक्शन से। कुछ याद आ रहा है बेटा? आप सबको डाउट आएगा कि सर यहां पर तो आप एसिड डाल रहे हैं, एसिड क्यों नहीं डाल रहे? तो हमने यही तो लिखा था, क्लास ए के अंदर वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाएंगे। ये वाले किससे बना रहे थे याद करो? डाइल्यूट से। बोलो, डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। और ये बना रहे थे सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 से। नहीं आ रहा समझ में? जल्दी बताओ, क्या आया समझ में? जल्दी बताओ। हम्म, बोल मेरे भाई, बोल बोल बोल, बोल 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 बोल। हम्म, क्लियर? क्यों नहीं? अब ये याद करना है इसको। देखो, दो दो के टुकड़ों में याद करो इसको, फटाफट भी याद हो जाएगा। दो दो के टुकड़ों में याद करोगे तो ये कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड थायोसल्फेट, एसीटेट और नाइट्राइट। क्या दिख रहा है? दो हिस्सों में याद करो, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड थायोसल्फेट, एसीटेट और नाइट्राइट। कंसंट्रेटेड HCl नहीं ले सकते ना, Cl ऑलरेडी यहां पर है। तो होशिता, आप Cl कैसे डाल सकते हो? Cl को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, है ना? इसलिए सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है। वहां पर Cl नहीं था, इसलिए डाइल्यूट में आपने डाइल्यूट H2SO4 भी ले सकते हो, डाइल्यूट HCl भी ले सकते हो। क्लियर दोस्तों? क्लियर? ये आर्सेनिक है भाई, आर्सेनिक ऐसे लिखा जाता है, AS, ठीक है, आर्सेनिक। और फिर O4 ऐसे है ये आयन। मतलब अगर आपको किसी को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आ रहा हो तो आर्सेनिक ऑक्साइड है, आर्सिनेट। ये जैसे फॉस्फेट है ना, PO4, वैसे आर्सेनिक वाला एसिड है। क्लियर? तो ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है, दो दो के हिसाब से आ गया, है ना? I2 की जगह I2 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन हम कर रहे हैं वाई F माइनस एंड Cl माइनस प्रोड्यूस्ड HF and HCl while Br minus and I minus produce Br2 and I2। तो आंसर लिखो, कंसंट्रेटेड H2SO4 is a good oxidizing agent while, sorry, and Br minus and I minus both are good reducing agent या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। both are strong reducing agent, so redox reaction will occur। जैसे आप जब Br माइनस की रिएक्शन करा रहे हो कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो पहले बना HBr, लेकिन उसके बाद जो कंसंट्रेटेड H2SO4 बचा हुआ है ना भी, उससे वो रिएक्ट करके
रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी ये वाली, रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये HBr Br2 में चला गया। इसी तरह से I माइनस की रिएक्शन जब कराई अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 से, HI बन गया, लेकिन ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिमेनिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिडॉक्स करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है अच्छा स्ट्रॉन्ग, तो I2 में चला गया। ये वाली स्टेप होगी रेडॉक्स रिएक्शन की। इसकी वजह से वहां पर क्या हो रहा था, Br2 I2 बन रहे थे, बट Cl minus and F minus both are weak reducing agents, so redox reaction will not occur. So redox reaction will not occurs। ठीक है, यानी कि वो क्या करेगा, F माइनस की रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो वो HF माइनस पे रुक जाएगी। कंसंट्रेटेड H2SO4 जो रिमेनिंग था उससे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी तरह से Cl माइनस की जब रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो HCl बनेगा, और रिमेनिंग कंसंट्रेटेड H2SO4 से जब रिएक्शन होगी तो नहीं होगा, तो फाइनली प्रोडक्ट HF और HCl रह जाएगा ना। समझ में आ रहा है बेटा, इसलिए वहां पर ऐसा नहीं हुआ। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया बेटा। चलिए नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो तो। रेडॉक्स रिएक्शन कर लेते हैं वो, इसलिए आगे रिएक्शन भाग जाती है HI और S से भी। नोट करो इसको। हो गया, प्रीवियस स्लाइड ओके। ये लो भाई, जल्दी जल्दी लिखो यार, ऐसे स्पीड मत पकड़ो, स्पीड छोड़ दोगे तो काम नहीं चलेगा लल्ला। पर एनसीईआरटी बेस्ट है संजय, ठीक है जी, याद कर लिया, आगे बढ़े।
तो ये आपके दो दो के हिस्से में याद करने थे आपको। बोलो मेरे साथ साथ, बोलो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, याद करो, सल्फाइड थायोसल्फेट, एसिडेट और नाइट्राइट। चलो याद करो मेरे साथ, बोलो कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, सल्फाइड बाई सल्फाइड, सल्फाइड थायोसल्फेट, एसिटेट नाइट्राइट। इसके बाद ये देखो चार हेलोजन, इसके की पॉइंट देखना कि चार हेलोजन BCN, बोलो चार हेलोजन BCN, चार हेलोजन BCN। BCN मतलब बोरेट, कार्बोनेट और बोरेट ऑक्सलेट और नाइट्रेट। क्लियर? जल्दी बोलो, चार हेलोजन BCN, बोलो चार हेलोजन BCN, चार हेलोजन BCN। इसका नाम बोरेट ऑक्सलेट और नाइट्रेट है। जल्दी बोलो, बोरेट ऑक्सलेट और नाइट्रेट है। क्लियर? इसके अंदर सल्फेट और फॉस्फेट याद रखना है बस। क्लियर? ये सल्फेट फॉस्फेट, ठीक है। इधर आओ, ये क्रोमेट डाइक्रोमेट है, और MnO4 माइनस तो पता ही है पर मैग्नेट है। MnO4 माइनस तो पता ही है ना, पर मैग्नेट है। हो गया? चलिए दोस्तों, अब आपको इनकी ऑब्जर्वेशन याद होनी चाहिए, वरना फिर सवाल कैसे करेंगे। यानी कि जब आप कभी मान लीजिए आपने एसिड डाला और उसमें से CO2 निकली, तो पता कैसे चलेगा CO2 निकली? वो तो ऐसे तो नहीं कहेगी हाय आई एम CO2 हाउ आर यू, ऐसा तो नहीं होगा। उसका कोई ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। तो ब्रिस्क इफरवेसेंस से बाहर निकलती है वो। कैसे? ब्रिस्क इफरवेसेंस। अब इनकी ऑब्जर्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए, सवाल आएगा ऐसे ही। ब्रिस्क इफर वे SO2 की बात करेंगे तो वो आएगा सफोकेटिंग सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, या पंजड स्मेल भी बोल सकते हैं इसको। पंजड स्मेल मतलब होता है ऐसी स्मेल जो सहन नहीं कर सकते आप। H2S जो होती है वो होती है रोटेन एग स्मेल। रोटेन एग स्मेल मतलब होती है सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल। ब्रिस्क इफरवेसेंस मतलब तीव्र बुदबुदाहट के साथ। अभी मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी रुको तो सही सप्तांशु। यार या तो मैं लिख लूं या समझा दूं, एक ही तो काम होगा ना। अगर तुम ऐसे बीच बीच में गड़बड़ करो कैसे पढ़ाएं? पहले लिख रहे हैं ना, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल असहाय पीड़ित लाचार मंदबुद्धि अविकसित कुपोषण के शिकार हो जाते, बिल्कुल ये फैल गए एकदम कर रहे हैं ना भाई। पहले लिख लो, या तो फिर समझा रहे, एक एक करके समझा रहे हैं ना भैया सब। मैं कर लूंगा ना बात। वाई आर डिस्टर्बिंग अस? थायोसल्फेट में जब एसिड डालते हैं तो S प्लस SO2 बनता है। तो SO2 की तो ऑब्जर्वेशन ये आ गई। इसकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या है? देखो, व्हाइट PPT या येलो PPT, ठीक है, वो दिखाई देगा ये ऑब्जर्वेशन में। एसिटिक एसिड विनेगर स्मेल आएगा ये। और NO2 का तो ब्राउन फ्यूम्स होता है। यहां तक हो गया? अब इनके ऑब्जर्वेशन को समझो। सप्तांशु बेटा आपके लिए कोल्ड ड्रिंक देखा? कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कोको कोला को ऐसे ऐसे करके शेक करके खोल देते हैं,
तो अचानक से CO2 बबल करती हुई बाहर निकलती है, वही ऑब्जर्वेशन कहलाती है ब्रिस्क इफरवेसेंस। क्या कहलाती है बेटा? ब्रिस्क इफरवेसेंस। तो ब्रिस्क इफरवेसेंस समझ में आ गया? तीव्र बुदबुदाहट के साथ, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जल्दी बोलो, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तीव्र बुदबुदाहट के साथ। दोबारा बोलो, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? तीव्र बुदबुदाहट के साथ। क्लियर? SO2 होती है सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, यानी कि दम घुटने लग जाए, सफोकेट होने लग जाए। टायर देखा, टायर जलता है जो, ऐसी स्मेल आती है, दम घुटने लग जाता है। हिंदी में समझ, दम घुटने वाला, वैसी स्मेल को कहा जाता है क्या? सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। H2S की बात करें, रोटेन एग स्मेल। कैसा होता है? रोटेन मतलब सड़ा हुआ अंडा। अंडा जब सड़ जाता है तो उसकी जो स्मेल आती है। अगर आपको नहीं पता तो एक काम करना, जाते समय रास्ते में क्या करोगे, अंडा खरीदेंगे, फोड़ के डाल दें बैग में, चैन लगा देंगे। चैन लगाने के बाद 10 दिन बाद जो बैगवा खोलेंगे ऐसे चैनवा को, और खोल करके ऐसे ऐसे करके जो स्मेल का फीलिंग होगा वो होगा आपका रोटन एगवा। कौन सा वाला? रोटन एगवा स्मेल। ये तो सल्फेट में तो कोनो कुछ नहीं है भाई, जैसे डालोगे तो सल्फर और SO2 में सल्फर का वाइट पीपीटी या येलो पीपीटी नजर आ जाएगा। पीपीटी भी दिख सकता है और टर्बिडिटी भी दिख सकता है, ऐसे टर्बिडिटी भी लिख सकते हैं इसको। टर्बिडिटी और पीपीटी में कोई डिफरेंस नहीं होता ज्यादा, है ना? एसिटिक एसिड विनेगर स्मेल, का होता है चाउमीन खाओ तुम लल्ला, ऐसे ऐसे करके वो सांप जैसा छोटा छोटा ऐसे लटका के, उसमें जो ब्राउन कलर का डालते हैं उठो विनेगर होता है, और विनेगर जैसा स्मेल आएगा उसको कहा जाएगा एसिटिक एसिड। NO2 तो कोनो कुछ नहीं, उड़ रहा ब्राउनवा। ब्राउन भैया हु आर यू? ब्राउन सेज आई एम NO2। ये ऑब्जर्वेशन याद हो गया? बोलिए। HCl, अगला ऑब्जर्वेशन देखिए, आगे बढ़े। ये जो HCl है, ये वाइट फ्यूम्स होती हैं। अब ये वाइट पीपीटी जो होता है ना, गिव्स वाइट dense fumes with gives white dense fumes with, बोलो, अमोनिया। क्योंकि अमोनिया से, अगर आप अमोनिया में HCl पास कर दो तो वो अमोनियम का NH4Cl बन जाएगा वाइट डेंस फ्यूम। क्या बन जाएगा वो? वाइट डेंस फ्यूम। बहुत ज्यादा डेंस आने लग जाएगी। पिक्चरों में नहीं देखा आपने, लैब के अंदर से धुआं निकलता रहता है, वो यही होता है, HCl प्लस NH4Cl की रिएक्शन कराते रहते हैं और वाइट डेंस फ्यूम उड़ती रहती है, भयंकर। ये देखो, वाइट डेंस फ्यूम। वो गाना नहीं सुना, उड़ जा काले कावा तेरे खंड विच मन। वैसे वाइट डेंस फ्यूम होती तो उड़ जा धुआं धुआं रे, धुआं धुआं रे। लैब में फिर से रिएक्शन हो गई, फिर से प्रैक्टिकल आ गए रे।
ये छोटी सी जिंदगी में एग्जाम बड़े बड़े, रिजल्ट आ जा रे, रिजल्ट आ जा रे। आगे बढ़े। तो यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन में एचसीएल समझ में आ गया। अब बात करें Br2 की, तो आपको उसका ऑब्जर्वेशन पता होगा, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। बाकी एक बात है यार, तिरंगा लहराने का तो मजा ही अलग ही आनंद है। वह गाड़ी रोक के मैंने भी हाईवे पे ऐसे तिरंगा फहराया और फोटो खिंचाया। पुलिस वाले खड़े थे, कुछ नहीं बोले, एकदम हाँ यार, तिरंगा हाथ में था, एकदम रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। देखा होगा ना वीडियो तो तुम लोगों ने, नहीं देखा? अभी तक तुमने इंस्टा फॉलो नहीं कर रखा, यूट्यूब फॉलो नहीं कर रखा? क्या करते हो भाई, गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती है सप्तांशु, गजब बेइज्जती है भाई। मतलब आज देखो, अपना टीचर का फॉलो नहीं कर रखो, दुनिया भर का कर रखे होंगे तुम लोग, है ना? और उस समय बहुत अच्छा लिखते होंगे, मैं से ख्वाब मस्त पढ़ाते हो, वेरी गुड, यू आर अ गुड मोटिवेटर। और खुद का टीचर मोटिवेट करते, वाई आर वेस्टिंग अर टाइम। कितनों ने देखा था और कितने फॉलो करते हैं इंस्टा पे? विशाल जोशी वीजे सर, हाँ, विशाल जोशी वीजे सर, वेरी गुड। आगे बढ़े। I2 की बात करें तो वॉयलेट, अरे वॉयलेट, क्लियर? क्लियर दोस्तों? वॉयलेट के बाद अब आता है आपका ऑक्सलेट। तो जो ऑक्सलेट होगा वो देता है दो गैस, CO2 CO2 का तो पता है, इसका कलरलेस गैस है ये, ठीक है, बट गिव्स ब्लू कलर, या यूं कहें बर्निंग विद ब्लू कलर। तो आपको सीओ को कलरलेस ही बोलना है, बर्निंग विद ब्लू कलर। इसके अलावा भी इसका ऑब्जर्वेशन है, अगर इसकी PdCl2 से करा दें तो पैलेडियम का ब्लैक प्रेसिपिटेट बना देती है, जिससे आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लियर? जल्दी बोलो। पीडी का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है। पीडी का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ जाता है। क्लियर? ऑक्सीलेट का भी हो गया। इसके बाद आएगा BO3 इसमें एसिड डाला था तो क्या बना था? बोरिक एसिड, वाइट फ्यूम्स है ये भी। इसके अलावा बोरेट आयन के बाद कौन आया था बता? नाइट्रेट। तो NO2 गैस की ब्राउन फ्यूम्स आई थी। रघुवरन प्रोडक्ट तो यहां लिखे हैं और आपको याद करने पड़ेंगे ऑब्जर्वेशंस, तब जाके सॉल्व बनेगा। तो आपको एनायंस तो याद हो चुके होंगे अब तक तो। ठीक है, HF का ऑब्जर्वेशन हम नहीं बताएंगे अभी, क्योंकि HF के ऑब्जर्वेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो F माइनस जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इसको। ठीक है, दोबारा बोलो क्या बोला मैंने? HF का ऑब्जर्वेशन यहां नहीं बताएंगे, क्योंकि HF के अंदर एक और रिएक्शन होगी, उसका प्रोडक्ट बदलेगा, तो हम बाद में बताएंगे इसको कि कैसे पता लगता है इसका। क्लियर?
तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया सबका ऑब्जर्वेशन। जरा एक बार बोल के बता दो कि जब मैं एसिड डालूंगा तो CO2 गैस निकलेगी ब्रिस्क एफरवेसेंस, SO2 गैस सफोकेटिंग स्मेल, H2S रोटेनिक स्मेल, S प्लस SO2 में सल्फर का येलो या व्हाइट PPT, इधर डालेंगे एसिडिक एसिड विनेगर स्मेल, इधर डालेंगे तो आपकी ब्राउन फ्यूम्स। अब एक सवाल आपने नोटिस किया कि सब में कलरलेस गैस आ रही है, ये सब में गैस कलरलेस है, सिर्फ सिर्फ एक गैस कलरफुल है। मैं बॉक्स बना रहा हूं उसको, आप देखो ये एक गैस है जो कलरफुल गैस है ये एक गैस है जो कलरफुल गैस है, दोबारा बोलो, ये एक गैस है जो कलरफुल गैस है। यहां पर भी आओगे तो एक ही कलरफुल गैस है, देखो ऐसा नहीं, तीन कलरफुल गैस है, ये भी है, ये भी है, दिख रहा है, क्योंकि ये भी कलरफुल गैस है, ये भी कलरफुल गैस है, ये भी कलर, बाकी सब कलरलेस है। क्लियर सबको, जल्दी बोलो, सब कलरलेस गैस है ये, बस ये तीन, एक तो यहां पे कलरफुल है और ये बाकी तीन यहां पर है। क्लियर। अब ये सवाल पूछेगा वो आपसे, देखो आंसर बताओ इसका। जल्दी बताओ फटाफट। अब इसका जो आंसर है ना वो आएगा 1, क्योंकि यहां पर लिखा था डाइल्यूट, और अगर यहां डाइल्यूट लिखा था तो इसका आंसर आएगा 1। समझ गए बात को, क्योंकि ये तो कंसंट्रेट से देंगे ना। सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, फाइंड द नंबर ऑफ आयंस which gives colorful gas with concentrate H2SO4। सेम क्वेश्चन दिया, अब आंसर बताओ। अब आंसर बताओ। हम्म बोलो।
अब देखो कईयों के आंसर 5, कईयों के 2। 5 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि कलरलेस गैस है ये तो। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। यही आईटी। आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या बदतमीजी है। मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आप सोच रहे होंगे ये क्या बदतमीजी है। तो देखो मेरी बात सुनो, इसको ऐसे समझो। अगर मान लो एक आदमी एक गोली से मर जाता है, तो 2 गोली से मरेगा नहीं मरेगा, जल्दी बताओ। बोलो। कोई एक गोली से मरेगा तो वो 2 से मरेगा नहीं मरेगा? मरेगा। इसका मतलब समझे, जो डाइल्यूट से टेस्ट दे सकता है वो तो कंसंट्रेट से देगा ही देगा। और अल्लाह मचा दिया हल्ला। यही आईटी है। समझना मेरी बात को, जो डाइल्यूट से टेस्ट देता है वो तो कंसंट्रेट से देना ही देना पड़ेगा उसको। पर चूंकि वो डाइल्यूट से दे सकता है इसलिए उसको डाइल्यूट पे रख दिया। काहे पैसा लगाओ, कंसंट्रेट में ज्यादा खर्चा होता है, ज्यादा वैल्यू चाहिए NO2 एसिड की। नहीं आया ना समझ में अभी भी? क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? हाँ, NO2 माइनस कंसंट्रेट में नहीं है, डाइल्यूट में है। तो जो डाइल्यूट से दे सकते हैं वो तो कंसंट्रेट से दे ही सकते हैं। समझ नहीं आ रहा अभी भी? तो इसलिए 4 आएगा, नोट करके लिखना है इसको। अच्छा सवाल है, अगला सवाल करो। इसी तरह के सवाल आएंगे। रिची कह रहा है 1, गलत है बेटा रिची। इसका आंसर है सी। क्योंकि अभी अपन ने बताया था कि सल्फेट उसमें रखा गया है जो एसिड के साथ वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। अभी देखो सल्फेट को किसमें रखा था अपन ने? सल्फेट को उसमें रखा है जो, बोलो बोलो। क्लियर? सल्फेट आयन। अब देखो एक चीज समझने की जरूरत है आपको, और वो चीज क्या है कि जब इसकी बात कर रहे हैं अपन, देखना ध्यान से, तो आप देखोगे कि जब यहां पर एसिड डाल रहा हूं तो ये भी रेडिश ब्राउन फ्यूम्स है, ये भी रेडिश ब्राउन मतलब ब्राउन फ्यूम्स है। तो जब अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 डाला और ब्राउन फ्यूम्स निकली, तो यहां पर ये भी, बोलो, ब्राउन फ्यूम्स है, ये भी ब्राउन फ्यूम्स है, तो दो दो ब्राउन फ्यूम्स आ रही हैं। तो पक्का कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ? फील आना चाहिए आपको। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी ब्राउन फ्यूम्स है? दोबारा बोलो। मुझे कि कौन सी ब्राउन फ्यूम्स है? तो इसके लिए एक क्वेश्चन नोट होता है, नोट। ठीक है। नोट ये होता है कि जब Br2 और NO2 की ब्राउन फ्यूम्स होती हैं तो उसमें खास बात होती है कि Br2 इम्पार्ट
brown color to the solution while NO2 does not. मतलब समझे आप कि जब आप जो ब्राउन फ्यूम्स निकले तो कंफ्यूजन है कि वो Br2 की NO2 की, पानी में से पास करो उसको। जब आप उसको पानी में से पास करोगे तो आपको क्या नजर आएगा बताओ? जब आप उसको पानी में से पास करोगे तो क्या नजर आएगा बताओ? Br2 अगर होगी तो ब्राउन कर देगी उसका पानी को, कलर को, और अगर NO2 होगी तो कलर को, कलर मतलब पानी का कलर चेंज नहीं होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से आप NO2 का और Br2 का जो डाउट है वो खत्म कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया लल्ला। ठीक है, आया ना? CO2 का टेस्ट होता है ना, CO2 की ऑब्जर्वेशन नहीं लिखी मैंने सुधांशु, क्योंकि ऑक्सलेट की CO2 की तो ब्रिस्क इफर्वेसेंस है, तो ब्रिस्क इफर्वेसेंस तो निकलेगी निकलेगी, है ना सुधांशु? अब अगला देखो, इसमें खतरनाक चीज है, पूछो क्या? कि जितने भी जो एनायंस हैं, all the anions are detected by all the anions are detected by सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है? सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। दोबारा बोलो। ऑल द कैटायंस आर एक्सट्रैक्टेड बाय सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन एक्सेप्ट कार्बन बाइकार्बोनेट। इसी तरह से जब हम कैटायन की बात करेंगे तो ऑल द कैटायंस आर डिटेक्टेड बाय all the cations are detected by original solution। all the cations are detected by original solution। अभी ओरिजिनल सॉल्यूशन क्या होता है, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, है ना? एक्सेप्ट अमोनियम कैटायन, अमोनियम कैटायन को छोड़ के। तो ये डाउट है सारे, ये सब पढ़ेंगे अपन, तो ये पूछना मत क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं कर रहे सर, यही डाउट तो अपन क्लियर करेंगे। हाँ है ना? जल्दी बोलो भाई, यही तो डाउट क्लियर करेंगे लल्ला। ओ लल्ला, मचाएंगे ना हल्ला? बोलो, हर एक गली मोहल्ला, पक्का? हो गया सर? इस एच न्यू चैप्टर में क्या क्या रिकेप करें? कुछ नहीं करें, बस पढ़ो इसको आगे रोज, यही आईडी है। हाँ, तो ये आपको डाउट जितने भी होंगे क्लियर हो जाएंगे। हाँ या ना? तो इस तरह के सवाल जो भी होंगे वो कर सकते हैं आप। क्लियर? तो सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन क्या होता है सर? ये बड़ा मजेदार होता है, देखना। सल्फेट -2 ने ही क्यों डिटेक्ट किया था, मतलब वो तो एसिड से नहीं किया था ना, क्योंकि एसिड से कोई टेस्ट नहीं देता वो। इस चैप्टर में एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, हाँ राज? क्लियर? नहीं, एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। हाँ,
एसिड से करते हैं ना डिडक्ट, तो नहीं अरे यार एसिड से डिडक्ट करते हैं पहले, किससे? एसिड से तो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। अब देखो डाउट क्या क्या है। जब आपको टेस्ट सॉल्ट दिया जाएगा, फील लेना, सॉल्ट देने के बाद आपने उसको ऐसे डाल दिया टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद जब आप उसमें एसिड डालोगे तो गैस निकलेगी। तो आपको पता लगेगा कि यार ये है, इट मे बी, मतलब गैस एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है आइडिया देने वाला। उसके बाद उसका एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया जाता है। दोबारा से बोलो। प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है और उस प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद उसका कंफर्मेटरी टेस्ट भी किया जाता है। दोबारा बोलो। क्या बोला, जल्दी बताओ। एसिड से जो टेस्ट था वो प्रिलिमिनरी टेस्ट था। प्रिलिमिनरी टेस्ट मतलब प्राइमरी टेस्ट। उस प्राइमरी टेस्ट के बाद हमें पता लग गया कि इट मे बी कार्बोनेट, मतलब इट मे बी कार्बोनेट। लेकिन कार्बोनेट का विजिबल टेस्ट दिखाना पड़ता है एग्जामिनर को जाके। हम एग्जामिनर को कहते हैं कि सर ये देखो है, तो गैस तो उड़ गई। कैसे मानेगा एग्जामिनर? तो फिर उसके लिए टेस्ट करते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन बना के, फिर उसमें रिएजेंट डालते हैं, उससे प्रेसिपिटेट आता है। उससे क्या करते हैं बोलो? रिएजेंट डालते हैं, और रिएजेंट डालने के बाद NO2 था निखिल, आपने गलत लिखा है बेटा। रिएजेंट डालने के बाद जल्दी बोलो, आपका प्रेसिपिटेट आता है। वो प्रेसिपिटेट एग्जामिनर को दिखाते हैं, और वो प्रेसिपिटेट देख के फिर एग्जामिनर कहता है यस यू आर राइट। तो आपको आइडिया मिलता है उस गैस को स्मेल करके कि यार ये आयन हो सकता है, ये रिएजेंट डाल दो फटाफट से। सॉल्ट प्लस वाटर इज ओरिजिनल सोल्यूशन। वाओ कुशल, वेरी गुड। अभी हम आगे पढ़ेंगे वैसे पूरा डिटेल में। वैसे आपने बिल्कुल सही किया है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कौशल, यू आर सो इंटेलिजेंट। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही, जल्दी बताओ। तो अभी जल्दी से 2 मिनट का टाइम दूंगा, एक बार मेरी कहने पर इसको दोबारा से याद कर लो प्लीज, क्योंकि ये अगर याद नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा अगली क्लास में। प्लीज कसम खा के याद कर लो, अभी 2 मिनट दे रहा हूं बस, जल्दी। क्लास एंड हो गई क्या? नहीं बेटा, क्लास कहाँ एंड हुई संजय? सर एनओ को हम पढ़ेंगे जब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। प्रियांशु, यू आर सो इंटेलिजेंट, है ना। आई एम नॉट। प्लीज इसको लर्न कर लो अभी जो आपको बोला है ना। एफ ब्लॉग इसके बाद होगा तौसीफ। जब अपन ये कंप्लीट कर लेंगे ना, तब करेंगे तौसीफ। सॉल्ट एनालिसिस के बाद होगा। चलो बताओ फटाफट। CO2 जो होगा वो कौन सी गैस देगा? बोलो। CO2 कौन सी? बेटा Br2 का रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो NO2 के ब्राउन कलर से ही मैच कर रहा होता है ना, इसलिए। CO2 गैस कौन कौन दे रहा था? वाओ। SO2 क्या क्या दे रहा था बताओ? SO2 सफोकेटिंग स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, वेरी गुड। अच्छा बताओ, H2S क्या दे रहा था, जल्दी बताओ। एसिटिक एसिड गैसेस भी तो होता है, वाटर गैस कैसे होता है रघुवरन? आपका पानी जो होता है वो गैस भी तो होता है, वाटर वेपर्स। वो सॉलिड भी होता है रघुवरन। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ रघुवरन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एसिड होता है ना, एसिड वेपर्स भी होती हैं। रघु, रघु रघु, यू आर सो इंटेलिजेंट। चलो थायोसल्फेट कैसे पता लगाएंगे, जल्दी बताओ। थायोसल्फेट कैसे पता लगाएंगे, जल्दी बताओ।
वाइट या येलो पीपीटी या टर्बिडिटी से। क्लियर? बोलो। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लल्ला। तो मिलके मचाएंगे अपन हल्ला। कहां पे बताओ? हर एक गली मोहल्ला। ठीक है, अगली क्लास में लर्न करके आएंगे और हम पढ़ेंगे सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन से। ठीक है ना, सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन निपटा देंगे सबको, सल्टा देंगे सबको। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।